ऑफ रिएक्शन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस कितने प्रकार की होती? दोस्तों, हम जानते हैं कि जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हम सोचते हैं हमें रटनी पड़ेंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए हमें थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है, लेकिन यहाँ आज हम ये जो 4 प्रकार डिस्कस करेंगे, इससे मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप 80% रिएक्शंस जो हैं वो नहीं रटेंगे, आप उन्हें समझकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुल 4 प्रकार की रिएक्शंस जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाई जाती हैं। नंबर 1 आयन एक्सचेंज रिएक्शन, नंबर 2 वाटर एडिशन रिएक्शन, नंबर 3 रिडॉक्स रिएक्शन, नंबर 4 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास कुल ये 4 प्रकार की रिएक्शंस हैं। नंबर 1 आयन एक्सचेंज, नंबर 2 वाटर एडिशन, नंबर 3 रिडॉक्स रिएक्शन एंड नंबर 4 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आयन एक्सचेंज रिएक्शन की। ये सबसे आसान प्रकार है रिएक्शन का, और इसके लिए मैंने कंडीशन लिखी है, फॉर दिस रिएक्शन बोथ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी आयनाइजेबल, अर्थात दोनों रिएक्टेंट्स का आयन में टूटना अनिवार्य है। आप भी जानते हैं आयनाइजेशन क्या होता है। चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए, देखिए वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स आर देयर। NaOH प्लस HCl बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। NaOH जो है हम देख पा रहे हैं Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है, और HCl भी H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है। मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नाम क्या था रिएक्शन का? आयन एक्सचेंज। हमने क्या कर दिया? आयन को एक्सचेंज कर दिया। पहले रिएक्टेंट के कैटायन को दूसरे रिएक्शन के एनायन के साथ, और पहले के एनायन को दूसरे के कैटायन के साथ जोड़ दिया, तो देखिए हमें मिला NaCl और साथ में H2O, वेरी कॉमन। दूसरा AgNO3 प्लस NaCl, आप फिर से देख रहे हैं आयन एक्सचेंज के द्वारा मैंने बनाया AgCl और NaNO3। तीसरा KOH प्लस HNO3, फिर से आप देख रहे हैं ऑल द रिएक्टेंट्स आर आयनाइजेबल, और हमने आयन एक्सचेंज के द्वारा KNO3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। चौथा NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पर हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि H2SO4 जो है वो 2 H प्लस आयन हमें देता है। अगर मैं 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो ये मुझे 1 H प्लस आयन दे रहा है, और मैं 2 मोल के साथ कर रहा हूँ तो ये मुझे 2 H प्लस आयन दे रहा है। तो बोथ कैन बी द प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH वी यूज्ड। तो हमें NaHSO4 भी मिल सकता है और Na2SO4 भी मिल सकता है। अब आते हैं हम रिएक्शन नंबर 2 पर। रिएक्शन नंबर 2 है वाटर एडिशन रिएक्शन। वाटर एडिशन रिएक्शन की क्या कंडीशन लिखा है? फॉर दिस रिएक्शन वन रिएक्टेंट शुड बी आयनाइजेबल एंड अनदर शुड बी नॉन आयनाइजेबल। इस तरह की रिएक्शन के लिए एक रिएक्टेंट आयनाइजेबल होना चाहिए और दूसरा नॉन आयनाइजेबल होना चाहिए। तो अब नाम क्या है? वाटर एडिशन रिएक्शन, मतलब वी मस्ट ऐड वाटर इन द रिएक्शन। क्या करेंगे? मैंने लिखा है ऐड वाटर इन दैट रिएक्टेंट विच इज नॉन आयनाइजेबल। हमें पानी मिलाना है और उस रिएक्टेंट में मिलाना है जो क्या है? नॉन आयनाइजेबल है। उससे क्या होगा? वाटर उसे आयनाइज कर देगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा NaOH प्लस CO2। आप देख रहे हैं मैंने CO2 में वाटर ऐड किया, सिंपल एडिशन किया, तो आप देखें H2 एक कार्बन 3 ऑक्सीजन H2CO3 डेट इज कार्बोनिक एसिड। प्रोडक्ट जो मिल सकते हैं मुझे वो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट होंगे। चूंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन है तो वाटर इज द साइड प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को मैं कह सकता हूँ इट इज द वाटर एडिशन रिएक्शन फर्दर फॉलोड बाय आयन एक्सचेंज। दूसरी रिएक्शन देखिए KOH साथ में SO2 में मैंने वाटर ऐड किया तो मुझे मिला H2SO3, और H2SO3 अगेन KHSO3 या K2SO3 मुझे प्रोडक्ट देगा। तीसरी रिएक्शन NaOH प्लस SO3 मुझे मिल रहा है
NaHSO4 और Na2SO4, क्योंकि जब मैं SO3 में वाटर ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है H2SO4। अगली रिएक्शन देखें, NaOH की रिएक्शन में करा रहा हूँ N2O3 के साथ। N2O3 में जब मैंने वाटर ऐड किया तो मुझे मिला H2N2O4, मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो मुझे मिला HNO2 जो है नाइट्रस एसिड। आप देखिए मुझे मिल गया NaNO2। NaOH की रिएक्शन अब मैं करा रहा हूँ N2O5 से। N2O5 में जब मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मुझे मिल रहा है H2N2O6, जिसमें से 2 कॉमन लेने पर मुझे मिल रहा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो है NaNO3। KOH प्लस P2O3। यहाँ P2O3 और P2O5 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के केस में आपको याद रखना है कि यू हैव टू ऐड 3 मोल्स ऑफ वाटर। ये केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब मैंने P2O3 में वाटर ऐड किया तो मुझे मिला H6P2O6। जब इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो मुझे मिला H3PO3। प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, K3PO3 बन सकता है, K2HPO3 बन सकता है। KOH प्लस P2O5, मैंने फिर से जब वाटर ऐड किया तो मुझे मिला H3PO4। प्रोडक्ट्स आर K3PO4, K2HPO4, KH2PO4। और जब मैंने KOH की रिएक्शन Cl2O7 से कराई तो मुझे मिला H2Cl2O8 आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, जिसमें से 2 कॉमन लेने पर मुझे मिला HClO4 जो एक एसिड है, और KClO4 मुझे एज अ प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है। NaOH की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ NO2 के साथ, जिसमें मुझे मिल रहा है NaNO2 साथ में NaNO3। आपने देखा NO2 पैरामैग्नेटिक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये डायमर के फॉर्म में स्टेबल होता है और इसका डायमर है N2O4। तो जब मैंने N2O4 में वाटर ऐड किया तो व्हाट वी विल सी दैट वी आर गेटिंग H2N2O5। H2N2O5 तो कुछ होता नहीं है, कुछ कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। ऐसे केसेस में मैं इस कंपाउंड को स्प्लिट करूँगा। मैंने ऐसे स्प्लिट किया किसी फेमस कंपाउंड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, तो वो मुझे मिला HNO3। बचा हुआ कंपाउंड है HNO2। दूसरी रिएक्शन NaOH की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ Cl2O6 के साथ। Cl2O6 में जब मैंने वाटर ऐड किया तो मुझे मिला H2Cl2O7। H2Cl2O7 को जब मैं स्प्लिट करूँगा तो मुझे मिलेगा HClO4 और HClO3। तो मेरे प्रोडक्ट बनेंगे NaClO3 NaClO4 साथ में वाटर। तीसरी रिएक्शन जिसमें मैं NaOH कोल्ड और डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन करा रहा हूँ क्लोरीन के साथ। मैंने वाटर ऐड किया, मुझे मिला H2Cl2O, जिसे मैंने स्प्लिट करने पर पाया HCl और HClO। प्रोडक्ट्स आर NaClO NaCl साथ में वाटर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसकी अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। ये रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और बेटा इन दोनों ही रिएक्शन में मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन और आयोडीन भी ले सकता हूँ। याद रखें हम फ्लोरीन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मुझे मिलेगा NaCl प्लस NaClO3। ये रिएक्शन मुझे याद रखनी पड़ेगी, मैंने टैग भी किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप देख रहे हैं मैंने ये जो 4 रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस की हैं, ऑल दीज 4 रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? वो जिनमें एक ही रिएक्टेंट एट द सेम टाइम ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता भी है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता भी है। मैंने यहाँ इन चारों ही रिएक्शन में सेंट्रल एटम के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट किया है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं। CO2 इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, मतलब अगर मैं कार्बोनिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। SO3 इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
N2O3 is the anhydride of nitrous acid. N2O5 is the anhydride of nitric acid. P2O3 is the anhydride of phosphorus acid. P2O5 is the anhydride of phosphoric acid. Cl2O7 is the anhydride of perchloric acid. NO2 is the mixed anhydride of nitric and nitrous acid. Cl2O6 is also the mixed anhydride of chloric and perchloric acid. यहां अब मैं आया रिएक्शन नंबर 3 पर. रिएक्शन नंबर 3 ये हमारे पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी काम आती है, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा. तो आप कहेंगे सर रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है. रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. अब स्वाभाविक सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज विच ऑक्सीडाइज अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं. सर मैं कैसे पहचानूंगा? ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर. कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर को छोड़कर सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. ऑल मेटल ऑक्साइड्स, ऑल ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल, वो सभी मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे ओजोन, जैसे H2O2. All those molecules in which central atom is in its maximum oxidation state. वो सभी मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. जैसे मैंने एग्जांपल लिया है HNO3, जिसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है +5 में है, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. H2SO4 सल्फर इज द सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 विच इज इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. KMNO4 मैग्नीज +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. K2Cr2O7 क्रोमियम +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत काम का है, इसी से काफ़ी सारी रिएक्शंस हमें याद नहीं करनी पड़ती हैं. इन जनरल, सामान्यतः, ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन ऑक्सीडाइज. सामान्यतः सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करते हैं किसे? Sn+2 को Sn+4 में, Pb+2 को Pb+4 में, Fe+2 को Fe+3 में, NO2- को NO3- में, HSO3- को HSO4, HSO3- को SO4-2 में, SO3-2 को SO4-2 में, SO2 को SO4-2 में, मेटल सल्फाइड को मेटल सल्फेट में. मैंने एग्जांपल लिया है PbS इज लेड सल्फाइड. किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा. ये H2O2 में हम रिएक्शन पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है. हम बोलते हैं H2O2 इज यूज्ड टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड लेड पेंटिंग्स. H2S कोलाइडल सल्फर में, ऑक्सलेट C2O4-2 कार्बन डाइऑक्साइड में, हेलाइड X- नॉर्मली हेलोजन में यानी कि X2 में, लेकिन बेसिक मीडियम में ये से XO3- यानी कि हेलेट में ऑक्सीडाइज करते हैं. नॉन मेटल्स को ऑक्सी एसिड्स में, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन को कार्बोनिक एसिड में और आयोडीन को आयोडिक एसिड HiO3 में ये ऑक्सीडाइज करते हैं. बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ देखेंगे. H2SO4 ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स इनटू देयर ऑक्साइड्स. देखिए अभी मैंने लिखा था कि सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन मेटल को उनके ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि H2SO4 नॉन मेटल को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है. लॉजिक है, क्या लॉजिक है? बिकॉज इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑल्सो, क्योंकि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है.
लेकिन ये H3PO4 को डिहाइड्रेट नहीं करता। क्यों नहीं करता बेटे? क्योंकि P2O5 एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो देखिए फॉस्फोरस को तो ये H3PO4 में ही कन्वर्ट कर रहा है, कार्बन को H2CO3 में कर रहा था डिहाइड्रेशन के बाद CO2, सल्फर को SO2 में, आयोडीन को HiO3 में कर रहा था डिहाइड्रेशन के बाद I2O5। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर KMNO4 और K2Cr2O7 की एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस लिखी हैं, जो हमें बुक्स में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी रिएक्शंस लगती हैं, लेकिन ये रिएक्शन बहुत छोटी हैं। KMNO4 एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में कोई कंपाउंड X के साथ रिएक्शन कर रहा है तो K2SO4 बनता है, MnSO4 बनता है, H2O बनता है और वो कंपाउंड X कंपाउंड Y में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर ये कंपाउंड X H2S है तो ये Y कोलाइडल सल्फर होगा। अगर ये कंपाउंड S PbS है तो ये Y PbSO4 होगा। अगर ये कंपाउंड X ऑक्सिलेट यानी कि C2O4-2 है तो ये Y CO2 होगा। अगर ये Sn+2 है तो ये Sn+4 होगा। मतलब KMNO4 की एसिडिक मीडियम में कोई भी रिएक्शन होगी उसमें K2SO4, MnSO4 और H2O साइड प्रोडक्ट होंगे ही, मतलब रिएक्शन को मुझे रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब मैं K2Cr2O7 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में कराता हूँ तो K2SO4 बनेगा ही बनेगा, Cr+3 बनेगा ही बनेगा, H2O बनेगा ही बनेगा, X Y में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सेम अगर ये XH2S है तो Y कोलाइडल सल्फर होगा, PbS है तो Y PbSO4 होगा, C2O4-2 है तो Y CO2 होगा, Fe+2 है तो Y Fe+3 होगा। देखिए मैंने लिखा भी है, ये रिएक्शन दिखने में तो बहुत बड़ी दिखती हैं लेकिन वास्तव में इन्हें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, जो है हमारा टाइप नंबर 4, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। फॉर सच रिएक्शन इसको कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? मुझे कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना है? तो मैं बोलूँगा फॉर सच रिएक्शंस वन रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्सेस। ऐसी रिएक्शंस हम कब पहचानेंगे? जिनमें एक रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हमसे बोला गया व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड X रिएक्ट विद लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड Y, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये मामला कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग रिएक्शन का है। चलिए कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो हैं जो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। क्यों भाई? डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों फॉर्म करते हैं और कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल एटम का साइज छोटा होना चाहिए और वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होनी चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं। आफ्टर डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स आयन पर जो चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स को उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे मैंने CuNH3 4SO4 को जब डिसोसिएट किया तो मुझे कॉम्प्लेक्स कैटायन मिला, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। K4FeCN6 को डिसोसिएट किया तो मुझे कॉम्प्लेक्स एनायन मिला, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। NiCO4 को जब मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। देखिए मैंने यहाँ समझाने का प्रयास भी किया है। K4FeCN6 आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो भाग होता है बेटे उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वाला जो भाग होता है बेटे उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है बेटे उसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल, और उससे अटैच जो स्पीसीज होती हैं बेटे उसे हम कहते हैं लीगेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिसोसिएशन हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है। याद रखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है, ये हमेशा नॉन आयनाइजेबल है, और लीगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लीगेंड और सेंट्रल एटम के बीच जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
फिर से बता रहा हूँ, लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मेटल अपने फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर में फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। मेटल रिएक्शन में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, मेटल उसमें मान लो अपने +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नंबर एक फिक्स शो करेगा। वो क्या फिक्स होगा वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अनचेंज रहता है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता एक्सेप्ट फ्यू केसेस, एज यू ऑलवेज नो दैट केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। तो कुछ केसेस को छोड़ दें तो इन जनरल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है बेटे, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा या एनायनिक, यह उसके ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। साथ साथ लीगेंड का चार्ज भी ध्यान रखना होता है। ये कॉमन सेंस की बात है, प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ये चीज़ समझ में आने लगती है। जैसे मेटल आयन मैंने यहाँ पर ढेरों लिखे हैं। सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कंपाउंड बनाएगा। कॉपर +1 +2 में 4 वाला भी बनाता है, 6 वाला भी बनाता है, लेकिन मोस्टली 4 बनाता है। जिंक +2, प्लैटिनम +2, पैलेडियम +2 हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड बनाएंगे। आयरन +2, आयरन +3 हमेशा 4 और 6 वाले कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन जनरली 6 वाला कंपाउंड बनाता है। प्लैटिनम +4, पैलेडियम +4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड बनाएंगे। कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3, मैग्नीज +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड बनाएंगे। कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2 मैंने आपको बताया EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड बनाएंगे। निकल +2 ये 4 और 6 दोनों बनाता है, लेकिन मोस्टली 4 वाले कंपाउंड बनाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, कॉपर सल्फेट लार्ज अमाउंट यानी कि एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या बना? आयन एक्सचेंज करवाया हमने। सबसे पहले देखिए CuOH होल ट्वाइस बना, साथ में अमोनियम सल्फेट बना। कॉपर हाइड्रोक्साइड की फर्दर रिएक्शन मैंने NH4OH से कराई। सर क्यों दोबारा NH4OH के साथ करा रहे हो? क्योंकि भैया यही तो लार्ज अमाउंट में। क्या बना? बना CuNH3 होल 4 SO4। इसे अब कहते हैं स्विट्जर रिएजेंट। यहाँ पर NH4 प्लस आयन लीगेंड नहीं है, यहाँ पर NH3 लीगेंड है, क्योंकि NH4 प्लस आयन के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि +2 है, मैंने अभी पिछले पेज में आपको बताया कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड बनाता है। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन में करा रहा हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर से आयन एक्सचेंज कराया, AgOH बना, जिसे मैंने ब्रैकेट में Ag2O लिखा है, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता, ये मॉइस्ट Ag2O होता है जो ब्राउन कलर का होता है। फिर इस Ag2O की रिएक्शन मैं NH4OH के साथ करा रहा हूँ। मुझे पता है NH4 प्लस आयन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, तो NH3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो AgNH3 होल ट्वाइस NO3, इसे हम कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। ये रिएक्शन देखिए मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है यहाँ, चूंकि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट और मेंस में पूछा गया है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन KCN से कराएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ KCN से कराएंगे तो क्या होगा? मैंने लिखा है CuCN होल ट्वाइस बनेगा, साथ में K2SO4 बनेगा। CuCN होल ट्वाइस जब फर्दर KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो K3CuCN होल 4 बनेगा। मैंने आपको बताया है कॉपर +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ही कंपाउंड बनाते हैं। लास्ट रिएक्शन यहाँ मैं बता रहा हूँ, AgNO3 की रिएक्शन मैंने हाइपो से कराई है, आयन एक्सचेंज के द्वारा मैंने Ag2S2O3 बनाया है। Ag2S2O3 की रिएक्शन मैंने फर्दर Na2S2O3 से कराई है, कंपाउंड बना है Na3AgS2O3 होल ट्वाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिल्वर अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कंपाउंड फॉर्म करता है। साथ ही मैंने यहाँ लिखा है, अगर ये सभी कंडीशन याद रखेंगे तो 80% रिएक्शंस रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।